जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल कन्हैया जीएस वर्ल्ड में। दोस्तों, आरपीएफ कांस्टेबल भर्ती 2024 इसके लिए हम लोग जीके और जीएस का क्लास कर रहे हैं। यदि रेलवे के अन्य एग्ज़ाम की भी तैयारी कर रहे हों, वहाँ जीके आता है तो आप ज़रूर वीडियो देखिएगा, आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है। टोटल हम लोग 50 प्रश्नों को करते हैं, लेकिन 2 भागों में 25-25 क्वेश्चंस को कर करके। आपको पता ही है आरपीएफ कांस्टेबल में 50 क्वेश्चन जीके जीएस और यहाँ पर करंट अफेयर्स से मिला करके आने हैं। करंट अफेयर के यहाँ पर नाम मात्र क्वेश्चन रहते हैं, बाकी जीके जीएस का ही क्वेश्चन रहता है। तो बिना देरी किए हुए चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए, आपके सामने जो पहला प्रश्न आता है, और पहला प्रश्न यहाँ पर कह रहा है, यदि आपके मौलिक अधिकारों को राज्य द्वारा कलंकित किया गया है तो नागरिकों को राज्य के खिलाफ अपील करने का मूल अधिकार क्या है। देखिए, यदि राज्य के द्वारा आपके मूल अधिकारों का हनन होता है तो आप कहाँ जा सकते हैं, कहाँ अपील कर सकते हैं। कुल मिला जुला करके यही क्वेश्चन पूछ रहा है। समानता का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का उपचार, या फिर संवैधानिक उपायों का अधिकार, या अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, या शोषण के सुरक्षा का अधिकार। तो देखिए, यदि मौलिक अधिकारों का आपके हनन होता है, ठीक है, तो आप जा सकते हैं आर्टिकल 32 के तहत। ठीक है, किसके तहत? आर्टिकल 32 के तहत आप जा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट और इसकी शिकायत कर सकते हैं। तो सही जवाब क्या है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहाँ पर है? आर्टिकल 32 में यहाँ पर इसके बारे में, यानी कि अनुच्छेद 32 के तहत संवैधानिक उपचारों का अधिकार एक मूल अधिकार है। अगर यह पूछ ले कि संविधान के किस भाग में इसका वर्णन है, तो भाग नंबर 3 में इसका वर्णन है। इसके अलावा ने इसी को भीमराव, यानी कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संवैधानिक उपचारों के अधिकार को क्या कहा है? संविधान की आत्मा। ठीक है, तो संविधान की आत्मा किसे कहा है? तो आर्टिकल नंबर यहाँ पर संवैधानिक उपचारों के अधिकार को क्या कहा गया है? आत्मा कहा गया है। ठीक है, तो संविधान की आत्मा इसे कहा गया है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने कहा है, तो इसको आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, और यहाँ पर कह रहा है कि टेबल टेनिस ओलंपिक को ओलंपिक खेलों के रूप में किस वर्ष में मान्यता मिली थी। तो देखिए, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। 1988 में इसके मान्यता मिल गई थी। किसके रूप में? ओलंपिक खेलों के रूप में। और यहाँ पर बात करें तो टेबल टेनिस को पहली बार सियोल में हुए, जो 1988 का ओलंपिक हुआ था, कहाँ पर हुआ था? तो सियोल में हुआ था। आपको यह भी याद रख रखना है, सियोल ओलंपिक में इसको शामिल किया गया था, पहली बार खेला गया था। क्वेश्चन नंबर 3 आता है, कह रहा है क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश कौन सा है। तो देखिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश कौन सा है? अपना भारत है। देखिए, अब इसके बारे में जान लिए तो जान लीजिए कि सबसे बड़ा देश कौन है। तो सबसे बड़ा देश हमने आपको पहले भी बताया है, सबसे बड़ा देश कौन सा है? रूस है। ठीक है, दुनिया का सबसे बड़ा देश रूस है। रूस के बाद यहाँ पर बात करेंगे कनाडा आएगा। ठीक है, कनाडा, और कनाडा के बाद यहाँ पर आता है चाइना। ठीक है, चीन या चाइना। और चौथे नंबर पे आता है यूएसए, यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है, इसके बाद आता है ब्राज़ील। ठीक है, ब्राज़ील कहाँ पर पड़ता है? तो दक्षिण अमेरिका वाले महाद्वीप में पड़ता है। इसके बाद आता है ऑस्ट्रेलिया, यानी कि AUS ऑस्ट्रेलिया। और सबसे लास्ट में यहाँ पर आता है 1 2 3 4 5 6, और 7वें नंबर पे कौन आ जाएगा? भारत। तो आपको क्रम भी याद रखना है, रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, भारत। और भारत यदि पूछ ले कि विश्व में 7वां स्थान है तो कितना क्षेत्रफल कवर करता है, तो 2.42 यहाँ पर क्षेत्रफल कवर करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कह रहा है कि क्वथनांक के नीचे किसी भी तापमान में द्रव को परिवर्तन, यानी कि परिवर्तित करने की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं। तो आसान सा क्वेश्चन है, पहले भी आ चुका है। तो इसको क्या कहते हैं? वाष्पीकरण कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, क्योंकि क्वथनांक के नीचे किसी भी तापमान में द्रव को परिवर्तित करने की प्रवृत्ति को वाष्पीकरण कहा जाता है।
और जब तापमान उच्च हो और द्रव पृष्ठ क्षेत्रफल अधिक हो तो द्रव के पृष्ठ से क्या होता है, द्रव यदि है तो इसके पृष्ठ से वाष्पीकरण तेजी से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 5वां, कह रहा है कि लाहौर कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे। तो देखिए सबसे पहले लाहौर कांग्रेस का अधिवेशन हुआ कब था, तो यह हुआ था 1929 ईस्वी में। कहाँ पर, रावी नदी के तट पर हुआ था और इसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू कर रहे थे। और इसी में ही पूर्ण स्वराज की मांग, यानी कि पूर्व स्वराज का एक तरीके से नारा या पूर्ण स्वराज की मांग, पूर्व स्वराज का अंतिम लक्ष्य इसी अधिवेशन में निश्चित किया गया। और यहाँ पर जो एक तरीके से वचन लिया गया या फिर बताया गया कि 26 जनवरी को प्रत्येक साल हम लोग स्वाधीनता दिवस मनाएंगे। इसीलिए जब देश आज़ाद हुआ तो 26 जनवरी को ही संविधान को लागू किया गया, 26 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 6, यहाँ पर कह रहा है निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे लंबी तट रेखा पाई जाती है या फिर मिलती है। तो देखिए भारत का जब आप मैप देखेंगे तो वहाँ पर भारत की जो सबसे लंबी, ठीक है, कुछ इस प्रकार से नीचे वाला क्षेत्रफल है, तो गुजरात यहाँ पर आता है। तो गुजरात का सबसे लंबा तटीय क्षेत्रफल है, कितना है, 7516.6 किलोमीटर इसकी लंबाई है, ठीक है, तट रेखा की लंबाई है। और इसके बाद बात करें दूसरे नंबर पर कौन आता है, गुजरात के बाद यहाँ पर जैसे भारत में टोटल यहाँ पर देखेंगे तो 9 तटीय राज्य हैं। 9 कौन कौन से हैं आपको पता होगा, गुजरात है, महाराष्ट्र है, गोवा है, कर्नाटक है, फिर यहाँ पर आपको केरल मिल जाएगा, फिर यहाँ पर तमिलनाडु, फिर आंध्र प्रदेश के बाद उड़ीसा और ऊपर पश्चिम बंगाल मिल जाएगा, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा लंबी तटीय रेखा किसकी है, तो यहाँ पर गुजरात की है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7वां आपके सामने है और कह रहा है कि निम्न में से किसने माउंट आबूर जैन मंदिर का निर्माण कराया था। यानी कि जो माउंट आबू पे जैन मंदिर है, जिसे दिलवाड़ा का जैन मंदिर भी कहते हैं, किसने निर्माण कराया था। तो देखिए इसका निर्माण कराया गया था वर्ष 1031 ईस्वी में। किसने कराया था, तो विमल शाह ने इसका निर्माण कराया था। और कैसा मंदिर है, तो यह जैन मंदिर है। और जैन के पता है आपको 24 तीर्थंकर हुए, तो जो जैन तीर्थंकर ऋषभ देव जी थे, ठीक है, ऋषभ देव, तो इन्हीं को समर्पित है यह वाला जैन मंदिर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8वां आपके सामने है, कह रहा है कि भारत के राष्ट्रपति यानी कि प्रेसिडेंट के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। तो देखिए जब ये राष्ट्रपति की पूछ देगा तो न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, 35 वर्ष, ठीक है। और यहाँ पर यदि प्रधानमंत्री की पूछ देगा तो 25 वर्ष हो जाएगा। और पंचायत वाला चुनाव में पूछ देगा तो 21 वर्ष हो जाएगा, ठीक है। तो राष्ट्रपति के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, तो 35 वर्ष होनी चाहिए, ठीक है। और आर्टिकल 58 के अंतर्गत राष्ट्रपति के पद की योग्यता से संबंधित बातों को कहा गया है, जिसमें नंबर 1 पर है कि वह भारत का नागरिक होना चाहिए, दूसरा है कि 35 वर्ष की आयु पूरी हो जानी चाहिए और लोकसभा का सदस्य निर्वाचित किए जाने योग्य है, और उसके अलावा चुनाव के समय कोई भी लाभ का पद धारण नहीं करना चाहिए, ऐसा योग्यता के बारे में बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 9 आता है और 9वां क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से कौन सा संगठन सरकार द्वारा घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि MSP किसानों से भोजन खरीदता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा भारतीय खाद्य निगम, ठीक है। तो भारतीय खाद्य निगम सही हो जाएगा। और यदि इसकी स्थापना पूछ ले तो वर्ष 1965 में इसका स्थापना हुआ था और अधिनियम 1964 का था, ठीक है। और इसका हेडक्वार्टर पूछ ले तो हेडक्वार्टर कहाँ पर हो जाएगा, न्यू दिल्ली, यानी कि न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने आता है 10वां, भारत की संसद खाली स्थान में शामिल है। तो देखिए भारत की संसद किससे किससे मिलकर के बनती है, तो भारत की संसद लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति तीनों से मिलकर के संसद का निर्माण होता है। और कोई भी कानून बनाना हो तो लोग कहीं भी बिल पेश हो लोकसभा या राज्यसभा,
और लास्ट में राष्ट्रपति जब साइन करेंगे तभी वह बिल पास होगा, उसको कानून माना जाएगा। तो सही जवाब हो गया ऑप्शन नंबर डी। और यदि आपसे पूछ दे कि संसद का उल्लेख किस आर्टिकल में है, ठीक है, तो सरला एक फार्मूला है, इसको याद कर लीजिए। आर्टिकल 79 में संसद है और र से राज्यसभा। राज्यसभा की बात करें तो आर्टिकल 80 में है, और ला से यानी कि लोकसभा आर्टिकल नंबर 81 में है, ठीक है। 79, 80, 81 याद रखना है। और दोस्त आरपीएफ कांस्टेबल के लिए बेस्ट बुक के बारे में बात करें तो यह बुक आपको मिल जाएगी एजुका जोन पब्लिकेशन की, जो कि आरपीएफ कांस्टेबल भर्ती 2024 के लिए है। और यह जो है इंग्लिश मीडियम वाले छात्रों के लिए यह बुक मिल जाएगी आपको। आप इसमें देखेंगे तो जो भी प्रीवियस ईयर पेपर हुआ है उसको इसमें शामिल किया गया है। इसके अलावा इसका सलूशन भी नीचे डिटेल से दिया गया है, जो कि आपकी तैयारी में काफ़ी मदद करेगा, ठीक है। तो एजुका जोन पब्लिकेशन की बुक है, आप ले सकते हैं, आप अपनी तैयारी को और अधिक मजबूत बना सकते हैं। बात करें बुक के अलावा एजुका जोन पब्लिकेशन का स्टडी गाइड भी आता है, तो स्टडी गाइड को भी आप लेंगे और अपनी तैयारी को और अधिक मजबूत बना सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, आप लिंक से भी जाकर के बुक को ऑर्डर कर सकते हैं, या फिर अपने नज़दीकी पुस्तक भंडार पर भी जाएंगे तो आपको मिल जाएगा। आप यहाँ पर देखेंगे तो 20 प्रैक्टिस सेट भी मिलता है, और आप अपनी तैयारी को मजबूत बनाने के लिए बुक को ले सकते हैं। एजुका जोन पब्लिकेशन की बुक है। चलिए वापस चलते हैं अपने क्लास पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 11वां क्या कह रहा है कि भारत में दिल्ली उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी। तो दिल्ली हाई कोर्ट की बात कर रहा है, तो इसका स्थापना हुआ था वर्ष 1966 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। और जब हुआ था तो इसमें वर्तमान में नहीं, जब हुआ था तो तत्कालीन 4 यहाँ पर न्यायाधीशों के साथ वर्ष 1966 में दिल्ली हाई कोर्ट का स्थापना किया गया था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आता है, कह रहा है कि 2003 की वित्तीय जिम्मेदारी और बजट प्रबंधन कानून के बारे में है, यानी कि किसके बारे में है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि वित्तीय सुधार और व्यय नीतियों के बारे में है। तो आप यहाँ पर वित्तीय जिम्मेदारी से वित्तीय सुधार पकड़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर आखिर नेक्स्ट आता है, 2011 की जनगणना के अनुसार हमारे देश में लिंगानुपात कितना है। लिंगानुपात बोले तो स्त्री पुरुषों की तुलना में महिलाओं की संख्या कितनी है। तो प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या निकाली जाती है। तो भारत में बात करें वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार तो 1000 पुरुषों पर मात्र 943 ही महिलाएं हैं, ठीक है। तो यह आपको कम लग रहा होगा, लेकिन जब इसको लंबा ले जाएंगे यानी कि ज़्यादा आंकड़ा में देखेंगे तो यहाँ पर काफ़ी महिलाओं की संख्या कम है पुरुषों की तुलना में। और यदि पूछ ले सर्वाधिक लिंगानुपात कहाँ है, तो केरल में है। केरल में पुरुष से ज़्यादा महिलाएं हैं, ठीक है। 1000 पुरुष पर यहाँ पर 1084 महिलाएं हैं। इसके बाद आता है तमिलनाडु का नंबर, ठीक है। तमिलनाडु में 1000 पुरुष पर 996 महिलाएं हैं, ठीक है। तमिलनाडु के बाद आंध्र प्रदेश का नंबर आता है, जहां 993 महिलाएं हैं 1000 पुरुषों की तुलना में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एकदम सही जवाब है। 14वां है, पूछ रहा है कि एनवेरिक इन द नेचर एंड कॉलेज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशन। तो कुल मिला जुला करके बुकिया की नमूना यही दिया है। द वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक किसने लिखा है, ठीक है। तो द वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक किसने लिखा है, तो काफ़ी चर्चित बुक है। यह बुक को लिखा है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि एडम स्मिथ जी ने। और यह जो बुक है यह पूंजीवाद अर्थव्यवस्था के उद्गम का स्रोत भी इसे माना जाता है, ठीक है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का उद्गम स्रोत भी इसको माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 15वां है, जिस दर पर आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों को ऋण प्रदान करता है उसे बदलकर यह धन को प्रभावित कर सकता है, इस दर को क्या कहा जाता है। तो देखिए 15वां क्वेश्चन आप यहाँ पर समझेंगे, इसको कहा जाता है बैंक दर, ठीक है। तो बैंक दर इसका सही जवाब हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर 2-3 चीज़ें और आ जाती हैं, जैसे इसको तो बैंक दर कहेंगे, लेकिन यहाँ पर रेपो रेट भी कभी कभी पूछ देता है। रेपो रेट किसे कहते हैं, तो देखिए रेपो रेट में क्या होता है, इसमें रेपो रेट यानी कि जिस दर पर, ठीक है, रेपो रेट यानी कि आरबीआई बैंक को लोन देती है जिस दर पर, ठीक है, कितनी देर के लिए, अल्पकालिक
अल्पकालिक अवधि के लिए आरबीआई, ठीक है, यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जिस दर पर वाणिज्यिक बैंक को लोन देती है उसको क्या कहते हैं, रेपो रेट कहते हैं। लेकिन इसका उल्टा भी होता है, रिवर्स रेपो रेट, ठीक है, रिवर्स रेपो रेट। इसमें क्या होता है, अल्पकालिक अवधि के लिए यानी कि कम समय के लिए जब आरबीआई कमर्शियल बैंक से पैसा लेती है, ठीक है, बैंकों के पास पैसा ज़्यादा हो जाएगा तो क्या करेंगे, आरबीआई को ले जा करके दे देंगे। तो जिस, ठीक है, दर पर आरबीआई कमर्शियल बैंक से लोन लेती है उसको क्या कहा जाता है, रिवर्स रेपो रेट कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर आता है आपके सामने नेक्स्ट 16वां, पूछ रहा है कि चेचक का टीका किसने विकसित किया था। तो देखिए, चेचक का टीका तो विकसित किए थे एडवर्ड जेनर जी, लेकिन यहाँ पर रॉबर्ट कोच यदि पूछ दे तो रॉबर्ट कोच किस चीज़ से संबंधित थे, तो रॉबर्ट कोच कोशिका वाले हैं। इसके अलावा लुई पास्चर पूछ दे तो लुई पास्चर जी ने किसका खोज किया था, तो लुई पास्चर जी यहाँ पर किसका खोज किए थे बताइए, किडवन। लुई पास्चर दूध में किडवन से संबंधित था, ठीक है। इसके अलावा यदि देखिए पेनिसिलिन की खोज पूछ ले, पेनिसिलिन, ठीक है, पेनिसिलिन की खोज किसने किया था, तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था, ठीक है। और पोलियो वैक्सीन की पूछ ले कि पोलियो वैक्सीन का आविष्कार या फिर पोलियो वैक्सीन की खोज किसने की थी, तो यह हो जाएगा जॉन ई साल्क, ठीक है। और डायबिटीज या फिर इंसुलिन के चिकित्सा संबंधित आविष्कारक कौन है, बैटिंग हो जाएंगे। पाक जल डमरू श्रीलंका को किस से अलग करता है, तो देखिए पाक जल डमरू नाम से तो पाक से पाकिस्तान आ रहा होगा आपके सामने, लेकिन पाकिस्तान सो ऑप्शन में भी नहीं दिया है, अच्छा किया है, नहीं बहुत लोग लगा देते हैं। पाक जल डमरू किसको अलग करता है, श्रीलंका को भारत से अलग करता है, ठीक है। जब आप भारत का मैप देखेंगे तो भारत का निचला सिरा इस तरह है, श्रीलंका भारत का पैर पकड़ के लटका हुआ है, तो यहाँ पर जो डमरू है, जल डमरू यानी कि दो भूभाग को अलग करता है, इसको क्या कहते हैं, जल डमरू कहते हैं। ऊपर हो गया भारत और नीचे हो गया श्रीलंका, रावण वाला, ठीक है। तो किसको अलग करता है, भारत और श्रीलंका को अलग करता है। अब लगी हाथ कुछ जल डमरू को अभी नाम लिख लीजिए, ठीक है। यदि पूछ ले मलक्का जल संधि, ठीक है, मलक्का जल संधि पूछ लें तो यह किसके किसके मध्य है, इंडोनेशिया, ठीक है, इंडोनेशिया और यहाँ पर मलेशिया, ठीक है, मलेरिया नहीं मलेशिया के बीच में अंतर है। अगर यहाँ पर डोवर जल संधि पूछ ले, डोवर जल संधि किसको किसको अलग करती है, तो डोवर जल संधि जो है इंग्लैंड और फ्रांस को अलग करती है, ठीक है। और जिब्राल्टर जल संधि पूछ ले तो स्पेन और मोरक्को को अलग करती है। 18वां है, 1944 में इनमें से किसने गांधीवादी योजना बनाई थी, तो गांधीवादी योजना किसने बनाया था, तो गांधीवादी योजना बनाई थी श्री मन्ना नारायण राव ने, अग्रवाल ने, ठीक है। तो श्री मन्ना नारायण अग्रवाल या फिर श्री नारायण अग्रवाल भी कह सकते हैं। इन्होंने गांधीवादी योजना का प्रस्ताव मतलब गांधीवादी योजना का कब बनाया था, तो 1944 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके सामने आता है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी है। 2011 की जनगणना के अनुसार देखेंगे तो भारत की साक्षरता दर 74% है। एग्जैक्ट देखेंगे तो साक्षरता दर कितनी है, 74.04% है। अब यदि मेल की पूछ ले यानी कि पुरुषों की साक्षरता दर कितनी है, तो पुरुषों की बढ़ जाती है 82.14%, ठीक है। पुरुषों की काहें बढ़ गई, क्योंकि ऊपर वाला जो आप देखेंगे वह है औसत, ठीक है, यानी पुरुष और महिला दोनों का मिला करके है। अब यहाँ पर फीमेल का जब देखेंगे साक्षरता दर, तो फीमेल का साक्षरता दर यहाँ पर 65.46 हो जाएगा, ठीक है, मेल और फीमेल। और राज्यों में जानना हो तो सबसे ज़्यादा किस राज्य की साक्षरता है, तो केरल की है। यहाँ की साक्षरता दर 94% है, यानी कि लगभग 100 में 94 लोग एकदम पढ़े लिखे हैं। दूसरे नंबर पे पूछ दे तो दूसरे नंबर पे यहाँ पर क्या हो जाएगा, मिजोरम, ठीक है, पूर्वोत्तर राज्य है। यहाँ की साक्षरता दर कितनी है, तो 91.3% है। इसके बाद गोवा का नंबर आता है। क्वेश्चन नंबर 20वां है, निम्नलिखित में से कौन सा खेल प्रकार LIBERO लिब्रो शब्द से जुड़ा है।
तो देखिए ऐसे भी क्वेश्चन पूछ देता है जो जिसका आप हो सकता है नाम भी ना सुने हो, या फिर आप वॉलीबॉल के आशिक हैं उसको देखते हैं तो आपको पता होगा, क्योंकि इसका सही जवाब है वॉलीबॉल। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। 21वां है प्रोजेक्ट टाइगर किस वर्ष में शुरू हुआ? तो देखिए प्रोजेक्ट टाइगर शुरू हुआ था वर्ष 1973 ईस्वी में। और किसके उस समय प्रोजेक्ट टाइगर के समय प्रधानमंत्री कौन थी? तो इंदिरा गांधी जी थी, जिनको आयरन लेडी भी कहा जाता है। ठीक है, इंदिरा गांधी जी उस समय थी। और कार्यक्रम जो है इसमें काफ़ी योगदान किसका रहा? टाइगर मैन ऑफ द इंडिया, जिसको श्रृंखला भी कहते हैं। और ठीक है, और इसी के बाद जो है कि 1 अप्रैल 1973 ईस्वी में इसको शुरू किया गया। ऑप्शन नंबर बी। 22वां है पूछ रहा है बंगाल का विभाजन कब हुआ था? तो काफ़ी फेमस क्वेश्चन है। बंगाल का विभाजन हुआ था वर्ष 1905 में। ठीक है, और बंगाल का विभाजन हुआ था तो उसके बाद जगह जगह देश में क्या हुआ? स्वदेशी आंदोलन का रूप ले लिया, यानी कि स्वदेशी आंदोलन का जन्म हुआ। लोग जो भी विदेशी सामान था, ठीक है, ब्रिटिश सामान था, उसका लोग बहिष्कार करने लगे। बहिष्कार इस हद तक हो गया, कहीं कहीं कपड़ों की होली खेली गई जला करके। ठीक है, तो सही जवाब हो जाएगा 1905 में हुआ था। और इसी के विरुद्ध 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता में स्वदेशी आंदोलन का भी जन्म हुआ। ठीक है, और यदि पूछ ले बंगाल विभाजन किसने किया था, किसके समय हुआ था, तो करजन के समय हुआ था। लेकिन वर्ष 1911 में जो कि लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय उस समय भारत का वायसराय था, इसको रद्द कर दिया गया। ठीक है, कब रद्द किया गया? 1911 में इसको घोषणा हो गई रद्द करने की। हार्डिंग द्वितीय के समय में बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया। क्वेश्चन नंबर 23वां है परमाणु संरचना की संरचना पर काम के लिए 1922 में किसे नोबेल पुरस्कार नहीं दिया गया? किसको नोबेल पुरस्कार नहीं दिया गया? बताइए 23वें का सही जवाब। देखिए 3 लोगों को उस समय 1922 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार मिला था परमाणु संरचना पर कार्य करने के लिए, जिसमें रदरफोर्ड भी थे और इसमें अलावा चैडविक भी थे जिन्होंने न्यूट्रॉन की खोज किया था, और यहाँ पर जे थॉमसन भी थे। लेकिन यहाँ पर जो नील्स बोहर हैं इनको नहीं मिला था 1912 में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी एकदम सही जवाब हो जाएगा। 24वां है भारत द्वारा प्रेषित पहला सक्रिय उपग्रह कौन सा है? भारत द्वारा प्रेषित पहला सक्रिय उपग्रह कौन सा है? तो देखिए बात है 1975 की। 19 अप्रैल का दिन भी था, 19 अप्रैल 1975 की बात है। भारत ने अपना पहला जो है कि उपग्रह को प्रेषित किया था, लेकिन किसकी सहायता से, कहाँ पर हुआ था? तो उस समय USSR नाम था, जो कि इस समय का रूस है। ठीक है, पूर्व सोवियत रूस के कहाँ पर? बैकानूर से, बैकानूर प्रक्षेपण स्टेशन से यहाँ से इसको लॉन्च किया गया, जो कि उसका नाम क्या था? आर्यभट्ट नाम था, और सफलतापूर्वक इसको प्रक्षेपित किया गया था। 25वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन मस्कुलोस्केलेटल ठीक है RER सतह से जुड़ा है? पढ़िए एक बार, मस्कुलो स्केलेटल। ठीक है, तो नाम काफ़ी इसका लंबा चौड़ा है। RER जिसे कहा जाता है कि सतह से जुड़ा है। ठीक है, तो देखिए इसका संबंध किससे है? मानव शरीर से है, हड्डियों से है। इसका स्वास्थ्य का तात्पर्य है लोकोमीटर सिस्टम के प्रदर्शन से है, जिसमें क्या होती है? मांसपेशियाँ, जो हमारी मांसपेशियाँ हैं, हड्डियों के जोड़ और आसन संयोजी ऊतक से संबंधित है, शामिल है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा राइबोसोम सतह से। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी सही होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने टोटल 25 क्वेश्चन किए हैं। बाकी यहाँ पर हो भी गया 25 मिनट के करीब, वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं खींचना चाह रहे हैं। अब हम लोग नेक्स्ट इसका क्लास करेंगे नेक्स्ट वाले वीडियो में, उसमें भी हम लोग 25 क्वेश्चन को कवर करेंगे। इस प्रकार से आपका एक प्रैक्टिस सेट ख़त्म हो जाएगा, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है।
ठीक है। बाकी इसका PDF चाहिए तो @KGW सर्च करेंगे, KGW 2023 टेलीग्राम पर सर्च करेंगे तो आपको PDF भी मिल जाएगा और बहुत सारा मटेरियल आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे रखा है, जाकर के वहाँ से भी डाउनलोड कर लीजिए टेलीग्राम पर ज्वाइन हो गए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।